अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे पास्ट पेपर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के। उसमें आज हम उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फूड इज रिजर्व्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर स्टोर्ड इन। बेसिकली फूड को रिजर्व करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को स्टोर प्लास्टिक में करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हिच स्ट्रक्चर कंटेन सेल न्यूक्लियस। यहाँ पे 3 दिए हैं सेल। बेसिकली रेड ब्लड सेल दिया हुआ है, रूट हेयर सेल दिया हुआ है और जाइलम सेल दिया हुआ है। तो बेसिकली जो रेड ब्लड सेल होते हैं और जाइलम वेसल, इनमें जो है ना, जो न्यूक्लियस वो नहीं होता, वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो आपको वो देखना है जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। तो डी ऑप्शन में दोनों में न्यूक्लियस नहीं है, और वैसे रूट हेयर सेल इनमें न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो डी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनेल। कौन सी है उसमें ऑर्गेनेल नहीं है? न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली जो ए, बी, सी और ई है, ये सारी जो है वो ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल की। बाकी क्लोरोफिल ये कोई ऑर्गेनेल नहीं है, ये एक पार्ट होता है पिगमेंट नेचर का, जहाँ पे जो है ना फोटोसिंथेसिस होती है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो ये एक सेल पे एक ऑर्गेनेल नहीं है। तो इसका यहाँ पे ये सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सी इसमें ऑर्गेनेल नहीं है, तो डी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एसोसिएशन। इसमें ए में दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सेल्यूलर रेस्पिरेशन का होता है, तो ये गलत हो गया। लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं फॉर इंट्रासेल्यूलर यूज, राइट, बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ई आर जो है सिलेक्टिव बैरियर होता है सेल के लिए, नहीं। राइबोसोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, नहीं। राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शन होता है। यहाँ पे करेक्ट जो एसोसिएशन है वो लाइसोसोम की दी हुई है, तो बी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन कौन सा नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, बी रेगुलेटेड द पासेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, सी प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करती, सी यहाँ पे करेक्ट होगा। डी में सेल्यूलर कम्युनिकेशन, सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है, लेकिन उस प्रोटीन को सिंथेसिस नहीं करती। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? सी था। 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, तो बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 47 है, a group of biologically active molecules formed from amino acid which interact with the surface of the lipid bilayer of cell membrane are called dash। कह रहे हैं कि जो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस की लेयर पर है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको बेसिकली हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये से कौन सी प्रोटीन्स होती है? पेरिफेरल प्रोटीन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा। बाकी इंटीरियर प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो सरफेस पे नहीं होती, जो इंसर्टेड होती है लिपिड बाइलेयर में। पर सेल वाल तो यहाँ पे नहीं होगी। ये जो प्लांट्स में बेसिकली होता है, जो प्रोटेक्शन करता है सेल मेम्ब्रेन को। और प्लाज्मोडेस्माटा ये एक होल्स होते हैं सेल वाल में जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि अमाइनो एसिड के बने हुए हैं, यानी कि प्रोटीन नेचर के, वो लिपिड बाइलेयर के बाहर है। आप बताएं कि हम उसको क्या कहते हैं? तो बी करेक्ट है। यहाँ पे उसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल का मतलब भी बेसिकली होता है सरफेस पे, आउटसाइड। यहाँ पे करेक्ट भी बी होगा, राइट। उसके बाद हमारे पास 48 क्वेश्चन नंबर है कि ये थोड़ा 48 थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे दो जो यहाँ पे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ दी हुई है वो दोनों सर्कल के करेक्टरिस्टिक से मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 में यहाँ पे अगर आप 2 पे कोई टिक करते हो, जैसे आप कहते हो कि
वो क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड 4 वाली जो पॉइंट है जहाँ वहाँ वो भी उससे मैच करे और 2 वाली भी मैच करे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो है ना, जो सर्कल्स दोनों दी हैं वो दोनों एक दूसरे से मैच करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अगर ए को सिलेक्ट कर रहे हो तो गोल्जी अपरेटस फॉर एग्जाम्पल ए में हम रख रहे हैं 1 में गोल्जी अपरेटस। सेकंड क्या वहाँ पे एंजाइम्स हैं। अब 3 में हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया को रखें तो एंजाइम दोनों के सेम नहीं होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। बी में भी आपके पास जो है ना एंजाइम का दिया हुआ है 2 पे, तो अगर दोनों में एंजाइम सेम नहीं होते तो ये भी नहीं होगा, राइट। और सी में सुसाइड सेक अगर हम रखते हैं फर्स्ट वाले में, राइट, और थर्ड वाले में गोल्जी अपरेटस को रखते हैं, और 2 में नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड आ रहे हैं, तो क्या जो गोल्जी अपरेटस है और सुसाइड सेक्स है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, दोनों मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में। अगर लास्ट वाला हम डी पे आ रहे हैं, फर्स्ट में रखते हैं सुसाइड सेक, राइट, सेकेंड में हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड, थर्ड में रखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप मैच करें, क्या जो 2 वाली पॉइंट है वो दोनों सर्कल 3 और 1 से मैच कर रही है। मेम्ब्रेन बाउंडेड माइटोकॉन्ड्रिया और सुसाइड सेक दोनों जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड है, राइट। और 4 वाली की हम बात करें कि वो वहाँ पे कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है और 5 में गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही मेम्ब्रेन बाउंडेड है, तो आपको ये चीज़ जो है ना ध्यान में रखनी होगी कि जहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट करिए उन दोनों के सर्कल आप दोनों आपस में मैच करेंगे तो ये आपका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, राइट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेशन का फंक्शन लाइसोसोम का है, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम में लाइसोसोम के होंगे, तो यहाँ पे भी डी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डैश। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड की और प्रोटीन की, इसकी वजह से हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है, लिपिड एंड प्रोटीन की, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 51, द क्रोमोसोम आर इक्वल आर्म्स रिजेंबलिंग द लेटर वी। अगर इक्वल आर्म है तो वो मेटासेंट्रिक होता है, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज सीन इन सिलेक्शन व्हिच लेबल ए बी सी डी और ई इंडिकेट द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपसे पूछ रहे हैं कि नीचे एक डायग्राम होगा जहाँ पे डिफरेंट लेबल दी हुई है। आप ये मतलब आपको पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, वो आपको लेबल को बताना है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे ए है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये जो है ना बेसिकली यहाँ पे ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइट। ये सी में स्टोमा है, डी में यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन शो की हुई है, और यहाँ पे जो है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और लाइट रिएक्शन भी बेसिकली थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है, ई करेक्ट है, राइट। तो इसका 53 का जो आंसर होगा वो ई है करेक्ट, राइट। उसके बाद 53 क्वेश्चन नंबर है 52 का सॉरी ई है। अब हम 53 पर आ रहे हैं, तो 53 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ई आर। ई आर का फंक्शन कौन सा यहाँ पे नहीं है, लिपिड सिंथेसिस, राइट। स्मूथ एंडोप्लाज्म वो लिपिड सिंथेसिस को करते हैं। पॉइजन की डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, राइट। सी क्या वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइट, सही है, ये भी सही है। डी एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं ये एरोबिक रेस्पिरेशन इसका काम नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो यहाँ पे डी करेक्ट है, इज नॉट फंक्शन ऑफ ई आर। स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम, बी जो है ना वो ई आर का ही फंक्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पे आपको बेसिकली करेक्टली मैच जो है ना वो बताना है। यहाँ पे राइबोसोम का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ए का करेक्ट कौन सा होगा, एच। यहाँ पे ये एच दिया हुआ है, राइट। और बी में लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है, वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करवाता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, टू स्ट्राय ऑफ प्रोटीन पार्टिकल
डिस्ट्रॉय करता है वो प्रोटीन पार्टिकल को। बेसिकली डिस्ट्रॉय या डाइजेस्ट ये सारा लाइसोसोम का फंक्शन है। तो यहाँ पे भी ये वाला ए करेक्ट लग रहा है। आगे मैच करिए। सेंट्रियोल का क्या काम होता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रेज, राइट। ये जो सी है वो जी, राइट, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद पेरोक्सिसोम का ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है अल्कोहल की। तो इसका करेक्ट डी का कौन सा होगा? एफ है। और ई में सबूत जो है ई आर वो कन्वर्ट करता है विटामिन डी को, कन्वर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में स्किन में। तो ई जे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे बेसिकली एक कॉलम में आपको ऑर्गेनेल्स दी हुई है और दूसरे कॉलम में आपको उसका फंक्शन दिए हुए हैं। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि कौन सा किसका फंक्शन है। जब तक आपको ये चीज़ें आप उसका फंक्शन याद होगा तो आप इजीली वो चीज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियस। ओके, तो फर्स्ट में है स्टोर करता है वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस, नो, ये गलत है। सेकेंड है कंटेन जेनेटिक मटेरियल, राइट। उसके बाद है क्या वो हेल्प इन सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, नहीं। फोर्थ वाला है इस कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ सेल, राइट। तो यहाँ पे 1 और 4 करेक्ट होगा। 1 और 4 कौन से में? 1 और 4 नहीं, 2 और 4, राइट। तो 2 और 4 बेसिकली डी ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी डी होगा। उसके बाद हमारे पास है व्हाट फीचर डू एनिमल्स शेयर, एनिमल सेल शेयर विद प्लांट सेल। तो ए ऑप्शन में दिया है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली जो है ना वो यहाँ पे कह रही है फीचर डू एनिमल शेयर विथ प्लांट, मतलब यहाँ पे बेसिकली एनिमल की बात करेंगे। एनिमल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो प्लांट इसके साथ वो शेयर करता है, राइट। तो क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं होगा। तो जहाँ पे ये वाला टिक है, ये वाला टिक है, इसका मतलब है। तो क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता। तो ये वाली सही लग रही है। आगे वाले अगर हम देखें तो उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता, वो प्लांट सेल में होता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, राइट। यहाँ पे बेसिकली आपको एनिमल सेल के हिसाब से बताने कि कौन से फीचर्स है एनिमल सेल के जो शेयर करता है प्लांट सेल के साथ। तो क्लोरोप्लास्ट तो बेसिकली एनिमल के पास नहीं होता। तो यहाँ पे कांटा का निशान दिया है, राइट। और यहाँ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है। 57 क्वेश्चन नंबर है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ सेल की डायग्राम दी हुई है जिसमें आपसे ये लेवल बी का पूछ रहे हैं कि बी कौन सा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना आप अगर बुक पे देखें तो जो ये बी है ये बेसिकली गोल्जी अपरेटस है। ये ए है, ये सारी जो ये ना ग्रेन्यूल्स है, और ये बी गोल्जी अपरेटस है, ये ई आर है, और ये डी वाली माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट। तो यहाँ पे आपसे बी का पूछ रहे हैं तो बी वाला कौन सा है? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और 58 है व्हिच प्रोसेस अलो द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर टू लार्जली टू इंटर द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। कह रहे हैं कि कौन सी जो चीज़ है वो अलो करती है जो लार्ज पार्टिकल है सरफेस के उसमें। जैसे कि आप अगर देखें ना कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वो लिपिड बाय नेचर होती है। तो आपसे पूछ रहे हो किस चीज़ के हेल्प से जो है ना वो इनसाइड आते हैं। तो वो बेसिकली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं, मतलब प्रोटीन की हेल्प से आते हैं। तो यहाँ पे जो है वो उसका डी ऑप्शन करेक्ट है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही आते हैं, क्योंकि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं तो वो डायरेक्टली नहीं जो है ना वो आ सकते, तो ये प्रोटीन की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है। उसके बाद है 59 क्वेश्चन नंबर एनिमल सेल एंड प्लांट सेल आर प्लेस्ड इन डिस्टल वाट the animal cell burst while the plant cell swell and does not burst. What account for the this बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो एनिमल सेल और प्लांट सेल को हमने डिस्टल वाटर में रख दिया है, इसमें एनिमल सेल वो बर्स्ट हो रहा है
और जो प्लांट सेल है वो स्वेल तो हो रहा है लेकिन बर्स्ट नहीं हो रहा, तो उसका क्या वजह है? तो बेसिकली जो प्लांट्स से होते हैं वो कह रहे हैं ए में कह रहे हैं एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल। क्या एनिमल सेल में जो है ना वो सेल वॉल नहीं होती? ये करेक्ट है, ए यहाँ पे करेक्ट है। बी है एनिमल सेल हैव नो वैक्यूल, ये नहीं एनिमल सेल वैक्यूल होता है। सी प्लांट सेल सरफेस और पार्शली परमेबल नहीं, वो जो उसका आउटर सेल वाले वो परमेबल होता है, वो सिलेक्टिव परमेबल नहीं होता, वो फुल परमेबल होता है, राइट। तो सी भी नहीं होगा। डी प्लांट सेल वाल आर फ्रीली परमेबल, प्लांट सेल वाल फ्रीली परमेबल होते हैं, लेकिन ये आपसे रीज़न पूछ रहा है कि वो बेसिकली जो है ना वो एनिमल सेल बर्स्ट क्यों हो रहा है। तो एनिमल सेल इसीलिए बर्स्ट हो रहा है क्योंकि उसके पास सेल वाल नहीं होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा कि उसके पास जो है ना वो सेल वाल नहीं होती, इसके वजह से वो बर्स्ट हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 60 का, द डायग्राम शो द स्ट्रक्चर ऑफ ultrastructure of chloroplast is seen in section. What are the function of P, Q and R? आप बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक फिगर दी हुई है, यहाँ पे P, Q और R इंडिकेट किए हुए हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि जो है ना कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है। बेसिकली आपको पता है कि जो थाइलाइक और मेम्ब्रेन होती है उनका काम होता है लाइट रिएक्शन का, और जो यहाँ पे इंडिकेट किया है ये ग्रेन्यूल्स है, इनका काम होता है कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। और आर यहाँ पे स्ट्रोमा होता है, यहाँ पे जो है ना कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है बाय द डार्क रिएक्शन। तो पी में लाइट रिएक्शन है, राइट। तो यहाँ पे इसमें से कोई सही हो सकता है। क्यू में क्या वो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करता है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज करता है, ये वाली सही है। और आर में क्या वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज करता है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे बेसिकली ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए आपको पहले उसकी फिगर का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट है और उनका फंक्शन क्या है, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमारे पास है 61 क्वेश्चन नंबर है सेल परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन इट्स डैश कंपोनेंट। तो बेसिकली वो बना ही फास्फोलिपिड का, सेल मेम्ब्रेन बनी ही फास्फोलिपिड की होती है, तो इसकी वजह से ही जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की वजह वही होती है। तो यहाँ पे ए करेक्ट है कि ये आपसे पूछ रहे हैं कि सेल परमेबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो सेल फास्फोलिपिड पे डिपेंड करता है। उसका करेक्ट ऑप्शन ए है। उसके बाद 62 है व्हेन प्लांट सेल रिजर्व द सिग्नल फॉर अ सेल डेट इट कमिट्स सुसाइड फॉर बाय रप्चरिंग डैश। कह रहे प्लांट सेल, बेसिकली आपको पता है कि प्लांट में जो लाइसोसोम नहीं होते, लेकिन कोई वजह है जिसके वजह से प्लांट सेल सिग्नल ले रहा है सेल डेथ की। तो कौन सी ऑर्गेनेली है जो उसका काम करती है? तो ये बेसिकली हमारे पास वैक्यूल होता है, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन कौन सी होती है? वो टोनोप्लास्ट होती है, तो वो टोनोप्लास्ट को ही रप्चर करेगा। तो यहाँ पे सी करेक्ट है। उसके बाद है 63 इन एग कैल्शियम प्ले इम्पोर्टेंट रोल स्पेशली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, therefore dash are present, it may be 1000 number inside cell membrane। कह रहे कैल्शियम की हमें जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो हमें किस चीज़ का नंबर इंक्रीज करना होगा कैल्शियम को बनाने के लिए? तो ER का, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का। आपको पता है कैल्शियम स्टोर ही उसमें होता है, तो कैल्शियम अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हमारे पास ER भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 द नेम द टाइप ऑफ क्रोमोसोम। बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक फिगर दी है, आपको बताना है कि ये कौन सा क्रोमोसोम है। देखिए 3 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं जिसमें जो है दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं, जहाँ पे बीच में ये सेंट्रोमियर होता है, दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं। दूसरा आता है सब मेटासेंट्रिक में एक जो है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है और दूसरी जो होती है बहुत ज़्यादा
शॉर्ट होते हैं, तो वो टाइप होती है हमारे पास, टाइप होती है सब टीलोसेंट्रिक की। तो यहाँ पे आप देखिए एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और दूसरी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो ये यहाँ पे टी सब टीलोसेंट्रिक। और सब मेटासेंट्रिक वो होते हैं जो अनइक्वल आर्म्स होते हैं, एक बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी। लेकिन यहाँ पे अगर एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और दूसरी बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो ये सब टीलोसेंट्रिक है। लेकिन अगर ये सेंट्रोमियर बिल्कुल यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल जो है ना वो दूसरे आर्म शो ही ना आए, बिल्कुल टॉप पे आ जाए, तो ये टीलोसेंट्रिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्मॉल आर्म्स हैं तो ये सब टीलोसेंट्रिक। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन टी है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, लेबल द फॉलोइंग फिनोमिना। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं ये एक फिनोमिना हो रहा है, बताएं कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये एक्सोसाइटोसिस है, ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है या फेगोसाइटोसिस है। देखिए यहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स हैं जो यहाँ से इनसाइड सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ रहे हैं। ये एरो को आप देखें, ये एरो जो ये मटीरियल है ये अंदर लेकर आ रहा है। इट मीन्स ये कौन सा है, ये फेगोसाइटोसिस है, राइट। यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो है ना लार्ज पार्टिकल अंदर आ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो अगर अंदर आ रहे हैं तो ये फेगोसाइटोसिस होगी। और यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है ये आउटसाइड है, अगर यहाँ पे ये आउटसाइड है तो बेसिकली ये इनसाइड होगा। आप यहाँ पे ऐसे बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो है ना वो पार्टिकल बाहर है और सोचते हैं ये यहाँ से चीज़ ऐसे जा रही होगी, तो एक्सोसाइटोसिस को देखते हैं तो वो एक्सोसाइटोसिस को टिक कर देते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है कि वो एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर लिखा हुआ है कि आउटसाइड, तो आप ये चीज़ याद करनी होगी कि वहाँ पे आपको फिगर को जो है ना वो फोकस करना होगा, उसके बाद जो है उसके हिसाब से आंसर टिक करना होगा। तो यहाँ पे फेगोसाइटोसिस होगा, टी करेक्ट होगा। तो यहाँ तक 64 तक हमने डिस्कस कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे चैप्टर के पास में मैं डिस्कस करेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।